सेशन शुरू करते हैं। एक बार बच्चे लोग मुझे बस कमेंट सेक्शन में फटाक से बता दीजिए मेरी वॉइस ऑडिबल है सारे बच्चों को? मैं ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे फटाक से। हम लोग बेसिकली बच्चे लोग आज जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे। गुड मॉर्निंग बच्चे विनायक। आदित्य भी उसमें कवर हो जाएगा, आदित्य आने वाला है भी इसमें। तो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में रैंक मैंने आपको डिलीवर किया था, रैंक अगर आपको याद आ जाए, है ना। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम फ्रेश टॉपिक होगा आपके लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको मेरे साथ ख्याल करना है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। गुड मॉर्निंग बच्चे आरुषि। तो आपकी कॉपी पे अभी हेडिंग रहेगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक्सेप्टेड? यहाँ तक कंफर्टेबल है पहले? चलो अब फोकस बना के रखना और धीरे धीरे सीखने की कोशिश करना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है मैट्रिक्स A डॉट मैट्रिक्स X इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। ये बेसिकली उसका फॉर्म है, ठीक है। आपको इस वाले फॉर्म को अपने माइंड में, दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे की वाली बात सुनते हैं। ये जो A है ना, मैट्रिक्स A है, इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 से, ठीक है। जिसमें ये x क्या होता है? x होता है x1, x2, x3, और जिसमें ये b क्या होता है? b होता है a, b, c, ये होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो इक्वेशन थी उसको आपके लिए डिराइव कर दिया। एग्री? तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है बच्चे, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बेसिकली दो टाइप की होती है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये बेसिकली दो टाइप की होती है। इसका पहला टाइप होता है होमोजीनियस और दूसरा टाइप होता है नॉन होमोजीनियस। ये दो टाइप की होती है, ठीक है। होमोजीनियस कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्म है ना इसका, ये जो फॉर्म है ना इसका, कौन सा वाला फॉर्म है सर इसका? ax इज इक्वल टू b का ये जो है फॉर्म बच्चे, ये चेंज हो जाता है। ax इज इक्वल टू b का जो फॉर्म है ना, तो अगर आपने होमोजीनियस बोल दिया, इसका मतलब ये है कि उसमें मैट्रिक्स ऑफ b जो है ना वो रहेगा 0। मतलब जो फॉर्म रहेगा ना वो फॉर्म होने वाला है a डॉट x इज इक्वल टू 0। और आपने नॉन होमोजेनियस बोल दिया, इसका मतलब से मैट्रिक्स ऑफ बी रहेगा नॉट इक्वल टू 0। मतलब वो जो फॉर्म होने वाला है ना वो रहेगा कंप्लीट ax इज इक्वल टू b का। ये बताइए आपको समझने की फर्क क्या है दोनों में? होमोजेनियस वाले केस में मैट्रिक्स ऑफ बी 0 होता है, नॉन होमोजेनियस वाले केस में मैट्रिक्स ऑफ बी 0 नहीं होता। बस इतना ही आपको फर्क समझाना चाहिए। एक्सेप्टेड? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। तो आपको ना, आई होप कि आप सारे बच्चों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। अच्छा यही लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आपको ना बेसिकली अब एक अगली हेडिंग बनानी है। अगली हेडिंग आप बनाएंगे और उसमें लिखेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर होमोजेनियस इक्वेशन। तो देखो एक बार इसको कन्वे कर देता हूँ मैंने आखिर क्या बताया। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है,
ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है नॉन होमोजेनियस। तो मैं अभी आपको ना होमोजेनियस का डिटेल देने वाला हूँ। जब आप होमोजेनियस का डिटेल समझ जाओगे तो आपको नॉन होमोजेनियस का भी डिटेल दूंगा, ठीक है। तो इतना से सुनते जाइएगा। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस इक्वेशन के लिए वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। इट इज बेस्ड ऑन द टू थिंग्स। आप क्या करेंगे बच्चे लोग, आप बेसिकली निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। भाई होमोजीनियस है, इसका मतलब उसका फॉर्म कैसा रहेगा, मैट्रिक्स ए डॉट मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म रहेगा ना। तो अगर आपने होमोजीनियस में डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला और वो 0 के इक्वल आ गया, ये पॉसिबिलिटी एक बन सकती है। मैं एग्जांपल लेकर बताऊंगा ये कैसा दिखता है वो, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, तब उसमें क्या क्या चीजें वैलिड होंगी इतना से सुन लीजिएगा। उसको हम बोलेंगे, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तो उसको हम बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है वो, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तो उसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो उसको अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और साथ में हम लोग उसको बोलते हैं, फोर्थ पॉइंट है उसका नीचे लिख रहा हूँ, जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया तो ये सारी चीजें होती है, मतलब इनमें से कोई भी एक हो सकता है जो ऑप्शन में लिखा है, आपको उसे ही टिक करना है, ठीक है। इन केस अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 नहीं आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 नहीं आया, तो उस वाले केस में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट था उधर, तो उधर रहेगा नॉन कंसिस्टेंट, ठीक है। वहां पर था यूनिक, तो यहाँ पर आ जाएगा मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। वहां पर था ट्रिवियल, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉन ट्रिवियल, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन के बाद बच्चों मैंने लिखा है जीरो सॉल्यूशन आकृति। नंबर फोर्थ है, वहां पर था जीरो सॉल्यूशन, यहाँ पर है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थोड़ा सा हौच पौच हो रहेगा, मगर पढ़ दूं क्या सारा कुछ, अगर पढ़ देता हूँ पूरा सुन लीजिएगा, उसमें आपको आ जाएगा समझ में। यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलो एक बार पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, तब बच्चों को कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। सुनते जाइएगा, पूरा पढ़ के सुना रहा हूँ। तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के दो टाइप होते हैं, ठीक है। होमोजेनियस के लिए ये जो पार्ट है मैट्रिक्स ऑफ बी 0 होना चाहिए, और नॉन होमोजेनियस के लिए 0 नहीं होना चाहिए, एग्री। तो होमोजेनियस वाले केस में मतलब कि जब मैट्रिक्स ऑफ बी 0 होगा उस वाले केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाए तो उसको आप कंसिस्टेंट, यूनिक, ट्रिवियल या फिर जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 ना आए तो उसे नॉन कंसिस्टेंट, मेनी, नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप बोलते हैं। आगे बात पकड़ में, तो आपको ना ये सारी चीजें याद रखनी है कि भाई वो इसमें ऑप्शन में कुछ भी लिख सकता है, आपको बोल देगा भाई कि जो फंक्शन बना रहेगा या फिर दो इक्वेशन बनाकर दे देगा, और उसमें पूछेगा कि इसके जीरो सॉल्यूशन होंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। वो पूछेगा मेनी सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है। तो वो क्वेश्चन लेकर बताऊंगा अभी अभी ये कंप्लीट मैंने थ्योरी लिखी है। थोड़ा राइटिंग को माइंड मत कीजिएगा, इनकेस अगर कुछ ना समझ में तो मेरे दोबारा पूछे ना, पढ़ के सुना दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं यहाँ से, कंफर्टेबल है सारे बच्चों को कमेंट सेक्शन में बता दो, डॉट कर दो कि मैं समझ जाऊंगा कि ओके है, ओके है सारे बच्चों को। आगे बढ़ जाओ। अब अगर मान लिया किसी बच्चे को ना कुछ अगर समझ में ना भी आया फॉर एग्जांपल, तो परेशान मत हो ना, मैंने अभी समझाया नहीं है, क्वेश्चन लूंगा तो समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ थ्योरी लिखी है स्क्रीन पर, समझाए कहाँ है कुछ भी मैंने, ठीक है। चलो चलो, मेरा ख्याल है सारे बच्चों की तरफ से हरी झंडी आ गई है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स लेकर ना आपको जो मैंने इतना सारा जो थ्योरी बताया ना उसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा समझाना शुरू कर रहा हूँ, बने रहना कंटेंट, ठीक है। तो सुनो जरा, उसमें वो क्या कहता है, उसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ऐसा आपको इक्वेशन बनाकर दे देगा वो क्वेश्चन में, फिर ऑप्शन में लिखा रहेगा कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि मेनी सॉल्यूशन होगा, ऐसे लिखा रहेगा, कंसिस्टेंट होगा, नॉन कंसिस्टेंट होगा, ऐसा होगा, आपको चूज करना रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखो मुझे फॉर्म कैसा दिखाई दे रहा है पहले ये समझ लो। इसमें A है, मैट्रिक्स A, आई कैन राइट दिस इज 1
this is 1, this is 2 and this is 3. ठीक है, कैपिटल X है, this is X and Y. ठीक है, और मैट्रिक्स ऑफ B है 0. ये वाली बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक कंफर्टेबल है पहले? ठीक है, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ B इक्वल टू 0 दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो होमोजेनियस हो गया, एक्सेप्टेड. तो होमोजेनियस का ये फॉर्म है, मैट्रिक्स ऑफ A मैट्रिक्स ऑफ X इज इक्वल टू हो जाएगा 0. ये बात अपन एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं. तो जैसे ही आप मैट्रिक्स ऑफ A का डिटरमिनेंट निकालेंगे, मतलब आप जब डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 2 3. ठीक है, गौरव मैं थ्योरी में लिख कर दिया था ना बच्चे, डिटरमिनेंट ऑफ A के लिए 0 सॉल्यूशन होता है अगर वो 0 आ जाए तो जैसे हम इसका डिटरमिनेंट निकालने जाते हैं तो डिटरमिनेंट आ जाएगा which is 3 minus 2 which is 1. तो डिटरमिनेंट आ रहा है 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है. तो अगर आपको थ्योरी में लिखवाई तो उसमें से अगर याद आ जाए, शाबाश बच्चे मोना, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. हाँ गौरव, इक्वल टू 0 के लिए इनफाइनाइट होता है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. मैंने उल्टा लिख दिया क्या स्लाइड में, और डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए कंसिस्टेंट. बच्चे ये ना थोड़ा यहाँ पे लिखने में एरर हो गया, एक बार जरा ख्याल कर लेना इसको बच्चे, थोड़ा सा एडिट कर लेना. तो ये जो है नॉट इक्वल टू 0 है बच्चे. दिनेश एक घड़ी सारे बच्चे लोग इसको ना एडिट करेंगे. गौरव इसे मैं एडिट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे दो. ये नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, और ये वाला जो है इक्वल टू 0 वाला थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा बच्चे लोग. ये मेरे एंड से थोड़ा एरर हो गया, इससे आप इक्वल टू 0 कर लीजिएगा. ठीक है, ये वाली चीज आप बच्चे लोग इससे सही करेंगे ना, इसे आप सही करेंगे. इससे बच्चे लोग को एक बार करेक्ट करना है. ठीक है, ये मेरे एंड से थोड़ा लिखने में एरर हो गया, वो नॉट इक्वल टू 0 का था और वो इक्वल टू 0 का था. इसे ठीक कीजिएगा. अभी गौरव कंफर्टेबल है कर लो. ठीक है, हाँ चलो अब एक बार उस वाले क्वेश्चन में चलता हूँ. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो इसका जो डिटरमिनेंट है वो आ रहा है 1 जो कि 0 के इक्वल टू नहीं है ना, क्योंकि वो 0 के इक्वल टू नहीं है. तो यहाँ पे देखो मैंने लिखवाया था, अगर 0 के इक्वल टू नहीं होगा तो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक होगा, ट्रिवियल होगा और 0 सॉल्यूशन. एग्री? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि भाई इसका 0 सॉल्यूशन होने वाला है, या फिर ट्रिवियल होने वाला है ना, या फिर यूनिक होने वाला है, या फिर कंसिस्टेंट होने वाला है. उसे जो है मतलब थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, उसको माइंड मत कीजिएगा. वो नॉट इक्वल टू 0 वाले केस में था. ठीक, ये ऐसे आएंगे क्वेश्चन, मतलब ये मैंने आपको क्वेश्चन लेकर बताया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं अभी पेपर में. आगे बात समझ में, यहाँ तक ओके है? ठीक है, एक क्वेश्चन और लेकर बताता हूँ, थोड़ा और अच्छा क्लियर हो जाएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगी चीजों. चलो चलो एक और क्वेश्चन सुनते हैं अपन. एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ एज एग्जाम्पल. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है x plus y is equal to 0 and 2x plus 2y is equal to 0. तो इसके लिए वो जो है ना आपसे पूछेगा कि किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे. ठीक है ना, जैसे अब इसको सॉल्व करो तो कैसा दिखाई देगा, ax is equal to b, जिसमें ये है 1 1, शाबाश बच्चे अरुषि, 2 2 and this is xy and this is 0. तो जैसे आप इसका बच्चा अभी डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपको देखिएगा 1 1 2 2 का डिटरमिनेंट आ जाएगा 2 - 2 is 0. और क्योंकि वो इक्वल टू 0 हो गया, देखो यहाँ पे मैंने बताया था अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा नॉन कंसिस्टेंट है, मिनी सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल है और इनफिनिट सॉल्यूशन. ठीक है, कंफर्टेबल है बच्चे लोग? ठीक, आइडिया लग गया सारे बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो ऐसे एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे, आपको ज्यादा विशेष नहीं करना उसमें, लेकिन हाँ वो थ्योरी बस आपके दिमाग में रहे. ये जो थ्योरी है ये आपके दिमाग में रहे, ये बस आपके दिमाग में रहे, तो काम बन जाएगा अपना. एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूँ, आप एक बार सॉल्व करके देखो तो आपको आइडिया लगेगा. ठीक है, आपके लिए मैं स्लाइड पर कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ जो आपको अभी सॉल्व करने हैं. ओके चलिए. क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये अपना, द इक्वेशन 2 - 2 which is 1 - 1 and that is x1 x2
इज इक्वल टू 0 0 हैज। पहला ऑप्शन है आपके पास नो सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ओनली वन सॉल्यूशन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशन। बच्चों एक बार पसंद कीजिएगा, आ रहा है सारे बच्चों का? कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना। शाबाश बच्चे, गुड। आप जैसे ही a का डिटरमिनेंट निकालते, 2 माइनस 2 1 माइनस 1, इसको सॉल्व करके तो जीरो आ जाता, और क्योंकि जीरो आ गया इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन वाला आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दिस, है ना। ये क्वेश्चन बच्चे लोग गेट 2013 का सवाल था ये। हो सकता है आपको आइडिया लग गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो आपको ख्याल हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपको। अगला सवाल है, हाँ आरुषि बच्चे आप एकदम मास्टर हो गए आरुषि आप। अब आप गेट वालों का आरुषि समझने लग गया, अभिषेक और भी ज्यादा समझ गए कि सिविल वालों के लिए मैथ्स बहुत मस्त आता है। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, चलो। चलो ये ऑप्शन पसंद कीजिए तो। आरुषि में अनम्यूट हो गया बच्चे, आप एकदम आरुषि ख्याल रखते हैं पूरा। आरुषि देखो तो बच्चे क्या आंसर आएगा इसमें। बहुत आराम से आप बना लेंगे बच्चे लोग, कुछ विशेष नहीं है क्वेश्चन में। हमको ना सारे बच्चों से आंसर चाहिए होता है भाई, दो चार बच्चे आंसर देते हैं फिर उसके बाद कुछ बैठ जाते हैं कि चलो ना ठीक है सर समझ गए होंगे, उसका आगे तो मेरा भी आ ही जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है। आंसर किया करो ना भाई, तो मेरे को पता चलता है ना आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, चीजें कैसे चल रही है। अनिमेश शाबाश, शिवराज गुड, आदित्य डन, आरुषि गुड, ऋषभ डन, रेशम डन, अंजल डन, कैलाश भी डन। देखो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, कहीं कोई कष्ट है तो बताइए भाई किसी बच्चे को। हरी झंडी आ गई वाले की तरफ से। अभिनव, देवल, मुकेश, श्वेता आगे बढ़ सकते हैं। गीतिका शाबाश, गीतिका को लेकिन टाइम लग गया सॉल्व करने में। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, आंसर इज सी। ठीक है, राइट आंसर इज सी। हाँ सुमिता को एक बार, सुमिता या फिर सुमित एक बार बता देते हैं बच्चे आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब। देखो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में क्या होता है, ट्रिवियल हम लोग उन चीजों को बोलते हैं जब चीजें हम लोग को सिंपल लगने लगती है ना। नॉन ट्रिवियल मतलब कि कॉम्प्लेक्स जब लगने लगता है। ठीक है, तो ट्रिवियल मतलब
जब थिंग्स आर सिंपल होते हैं तो हम उसको ट्रिवियल वर्ड देते हैं, ठीक है, सिंपल टर्म के लिए, और नॉन ट्रिवियल के लिए कॉम्प्लेक्स, बस इतना ही फर्क है। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब कि बस स्ट्रेट नहीं। गॉट इट? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था। आई होप कि आप सारे बच्चों ने बना लिया होगा। कुछ नहीं करना था, सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना था। किसी बच्चों को अगर सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, एल्स मैं आगे बढ़ रहा हूं। एकदम डुएबल क्वेश्चन था, आपको डिटरमिनेंट बस इसका निकालना था और उससे जाके टैली करवाना था, कुछ काम नहीं था आपके पास। इसका आपको सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना था, लो मैंने लिख दिया, ठीक है। आई होप कि आप सारे बच्चों का बन गया होगा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। और ये भी गेट का सवाल था, ये क्वेश्चन आया था आपके गेट एग्जाम में 2011 में। सोचो कौन सी ब्रांच में होगा? हाँ अच्छा, अभिषेक मास्टर अभिषेक आप यार, बस बस आप समझ गए, चलो बस बस हो गया, हो गया। आप लोग चलो होशियार हो गया। अब आप समझ गए कि सिविल में ये सब नहीं आता है, अपने सीएस में ये सब नहीं आता है, ये सब सिविल और मैकेनिकल के लिए हाँ, युवराज अच्छा बीकॉम के लिए ये तो। चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले, जो हमारा कंटेंट है ना मेन, उसको पढ़ने वाले। ये होमोजीनियस होमोजीनियस आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको आइडिया रहे, हो सकता है कभी अगर उसका मन किया, मतलब कि चलो जाति बहुत हो गई बच्चों के साथ। हाँ पूरा सही कह रहे हो आप। मुझे उनका इजी इसलिए रहता है कि आप लोग ज्यादा टैलेंटेड हो ना, तो फिर इसलिए आप लोग को उनके क्वेश्चन इजी लगते हैं। एक्चुअल पॉइंट ये, क्वेश्चन इजी नहीं है, दरअसल हम लोग ज्यादा टैलेंटेड हो गए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब चल रहे हैं हमारे वाले फेस में, ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके, हाँ अच्छा अभिषेक, आप लोग का लेवल थोड़ा ज्यादा हाई हो गया, दिक्कत ये हो गई है। वजह सिलेबस दोनों का सेम है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, ज्यादा नहीं। सिलेबस वैसे दोनों का सेम रहता है, इतना कोई फर्क नहीं। चलो उनकी बात जाने देते, अपन अपने पर डिस्कशन करते हैं। अपने को होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस पर ज्यादा फोकस करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन होमोजेनियस कैसे बनता है सर, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि मैट्रिक्स ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, जिसमें आपको बी जो है नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। आगे बात समझ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है हम बच्चों? ठीक, चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जरा इत्मीनान से बने रहिएगा। आपके लिए ना मैं एक सब हेडिंग लिख रहा हूँ, आपको बच्चों को कॉपी करना है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टेस्ट, चलो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टेस्ट में आपको कुछ पॉइंट कॉपी करने, मैं भी समझा नहीं रहा हूँ ना। देखो अभी सबको थ्योरी दे रहा हूँ, अगर कोई बात आपको अभी समझ में नहीं है तो परेशान मत हो ना, ये सोच लेना सर ने भी समझाया नहीं, बस अभी तो आपको थ्योरी दे रहा हूं, लिख लो बस, छाप लो जैसे तैसे। मजा आता है ना छपाई में, बस आंख बंद करके वही करो, फुल एंजॉय करो। मैं भी कुछ नहीं समझा रहा हूँ, जैसा लिख रहा हूँ स्क्रीन पर वैसे अपनी कॉपी में लिख लो। हाँ बच्चे समझे, लिख लो बच्चे। गौरव ध्यान देना बच्चे। इसको मैं स्मॉल आर कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
वैसे रैंक की प्रॉपर्टीज में मैंने एक दो पॉइंट उस वक्त लिखवाया था अनु, कि श्वेता ने भी उस वक्त कहा था और एक बच्चे ने और ने कहा था कि एटलीस्ट 1 रैंक होती है और नल वेक्टर के लिए रैंक 0 होती है, बस वही थी प्रॉपर्टी बच्चे। अब इत्मीनान से आप इसे कॉपी कर लो। जब मैं कॉपी कर लिया तब मैं समझाना शुरू करूंगा, ठीक है? एक बार हरी झंडी दे देना कमेंट सेक्शन पे, फिर मैं डिलीवर करना स्टार्ट करूंगा। युवराज ओके, स्मिता ओके, आदित्य ओके, अंकिता डन। आज सौम्य छुट्टी में है क्या? सौम्य की आवाज ही नहीं आ रही है अभी। अच्छा हो सौम्य तो ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक। तुम सौम्य नहीं हो हमारी, तुम सौम्या। तुम नहीं रहते हो तो फिर मन नहीं लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं चलो चलो। अच्छा एक बार से एक्सप्लेन कर देता हूँ चलो। हाँ राहुल बच्चे, वो तो जा चुकी ना बच्चे, अब जहां भी जाएगी उनकी जिम्मेदारी होगी। चलो सुनते। हाँ हाँ बच्चे, हाँ हाँ सच कह रहे हो बच्चे। हाँ मैं थोड़ी वॉइस तेज कर रहा हूँ ना, एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं इससे, फिर एक बार क्वेश्चन अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है? चलो सुनते हैं। देखो क्या कह रहे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए स्लैश बी लिखा हुआ है ना, तो ये ए स्लैश बी क्या होता है? चलो इसे एक बार समझा देता हूँ चलो आपको। देखो ये ए स्लैश बी जो है ना, दरअसल इसे अपन लोग युगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है? युगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ये ए स्लैश बी के लिए वर्ड रखा गया है युगमेंटेड मैट्रिक्स। कंफर्टेबल है अपन लोग, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ युगमेंटेड मैट्रिक्स। गॉट इट? अगर ऐसा हो जाए, मतलब अगर ये नॉट इक्वल टू हो जाए, तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ओके? और नो सॉल्यूशन आएगा इसका। कंफर्टेबल है अपन? अगर दोनों के रैंक इक्वल नहीं है तो उसे इनकंसिस्टेंट बोलोगे, और बोलोगे इसका नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है? अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो गई रैंक ऑफ युगमेंटेड मैट्रिक्स के, तो और उसके अलावा ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब कि रैंक और जो ऑर्डर है, ये n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल। कंफर्टेबल? नंबर वेरिएबल क्या होते हैं मैं क्वेश्चन अप्लाई करना सिखाऊंगा। दोनों इक्वल हो गया तो उस वाले केस में आप बोलोगे कि कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक्सेप्टेड? इस वाले केस में अगर दोनों की रैंक बराबर हो गई और ये लेसर देन हो गया, तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है? याद है? कंफर्टेबल है अपन लोग? तो ये आपको याद रखना है अभी हाल फिलहाल के लिए, तो आप इसको पूरा याद रखेंगे जैसे मैंने स्क्रीन पर लिखा है बिल्कुल वैसा। फिर अगर आगे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको आइडिया लग जाएगा। तो इन केस अगर किसी बच्चे को ना अभी बात समझ में नहीं आई हो कि ये कैसे इक्वल टू हो रहा है, कैसे लेसर देन हो रहा है, कैसे नॉट इक्वल टू हो रहा है, तो मैं क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखाऊंगा तब मुझे समझ में आएगा। अब मैंने सिर्फ पढ़ा है जो स्क्रीन पर लिखा हुआ था। एग्री? चलो अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ में। चलो चलो। हाँ अगर मान लिया क्लास में कोई बच्चे अंकिता हो तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, लेकिन यू नो ना कि मैं उन चीजों पे इतना ख्याल नहीं कर रहा हूँ, है ना? चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास, मतलब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको सॉल्व करके देने के लिए, ठीक है? सुनते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में,
solution for the system अच्छा मेरे को माफ है क्या? हाँ तो मैं कोई गलती करूं तब तो माफी हो, मैं तो सीधा साधा बैठा हूँ चुपचाप बस और क्या। अच्छा अंडरस्टूड है ना, ठीक है जी। हाँ चलो लेट इट बी एक्स। अभिषेक तुमने ना ये बहुत डीप बात कह दी है। यस उसको लेट मत करो, यस इट इज एक्स। चलो 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 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मुझे। चलो बच्चे लोग चलो सुनते हैं। ये है आपके लिए क्वेश्चन, चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, ये इक्वेशन आपके लिए बनी हुई है और आपको इसमें डिफाइन करना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि कंसिस्टेंट होगा कि नॉन कंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको इत्मीनान से एकदम पेन को भी बच्चे लोग ड्रॉप कर दो और सिर्फ स्क्रीन पर फोकस बना के रखो। ऑल्दो आपको अगर आ भी रहा होगा ना तो भी कुछ नहीं होता, एक बार मैं पूरा ना डिटेल में आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, इतना से एक बार सीख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको हर एक बार स्क्रीन पर फोकस करना है, सारे बच्चों को सब कुछ छोड़कर एक बार स्क्रीन पर फोकस करना है। रीजन क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों अच्छे समझ में आ जाए, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए जब क्वेश्चन होगा तब पेन चलेगा, अभी आपको कुछ नहीं करना, इत्मीनान से बैठना है। तो देखो जरा कैसे डिफाइन होगा ये, अगर मेरे को मैट्रिक्स ए लिखना होगा तब ये मैट्रिक्स ए मैं कैसे लिखूंगा, 0 4 3 2 0 -1 and this one will be 3 2 0। आई होप कि आप सारे बच्चे समझ गए होंगे कैसे लिखा मैंने। दिस वन इज मैट्रिक्स बी जिसकी वैल्यू है मेरे पास दिस इज 8 2 and 5 एंड दिस वन भी मैट्रिक्स एक्स जिसकी वैल्यू है मेरे पास x y and z। तो देखो आपको ना वो जो मैं यहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ वेरिएबल है ना, तो ये देखो यहाँ पर x y और z तीन वेरिएबल है। तो अभी तो मेरे को पता नहीं है कि क्वेश्चन में से कैसे जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो गई है। देखो यहाँ पर बच्चे लिखा हुआ था ना, यहाँ पर लिखा हुआ था स्मॉल n इज नंबर ऑफ वेरिएबल, तो ये रहा हो पहले तो नंबर ऑफ वेरिएबल। आई होप कि आप समझ के होंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल कैसे दिखते हैं। एक्स वाई जेड यहाँ पर तीन वेरिएबल है, ठीक है, दो भी हो सकते हैं कभी कभी, तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है ना बच्चे, ये फॉर्म है ax इज इक्वल टू बी का, है ना। और आप अगर गौर करो तो जो b है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो b क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है इसीलिए मैं इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूँ नॉन होमोजीनियस का। आई होप आप इस वाली बात को समझ गए। तो अब जैसे ही ये नॉट इक्वल टू 0 मेरे को दिखा तो मेरे दिमाग में ना तुरंत क्लिक करेगा कि मेरे को अब ये वाली थ्योरी अप्लाई करनी है, ठीक है। मैंने आपको दो थ्योरी दी है अगर आपको याद आ जाए, एक थ्योरी मैंने आपको ये वाली दी थी, दिस वन, ये रही वो थ्योरी, है ना। और दूसरी थ्योरी जो मैंने अभी अभी आपको प्रोवाइड करवाई, ये रही वो। तो आपको ना डिसाइड करना है बी को देखकर कि आपको होमोजेनियस की थ्योरी लगानी कि नॉन होमोजेनियस की थ्योरी लगानी है। तो अभी क्योंकि बी इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए मैं इसमें नॉन होमोजेनियस की थ्योरी लगाने वाला हूँ। इतना मेरा ख्याल आप सारे बच्चों को क्लियर हो चुका हूँ। आगे बढ़ रहे हैं, अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपने को रैंक डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए ना बच्चे लोग अभी युगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब एक बार ये सीख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है, एक बार इस पे आप ख्याल करेंगे सारे बच्चे लोग। देखो मैट्रिक्स ए क्या है, ये मैट्रिक्स ए यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, 0 4 3 2 0 -1 and which is 3 2 0। एग्री, मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया। अब मेरे को मैट्रिक्स बी लिखना है, मैट्रिक्स बी कहां पर है, ये रहा मैट्रिक्स बी, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये हो गया, थोड़ा सा स्पेस देकर लिखते हैं 8 2 और 5।
इस तरीके से। कभी कभी बुक्स में ना क्या करते बताओ, ऐसे यहाँ पर ना एक लाइन भी खींच देता है, तो आप लाइन नहीं भी खींचो तो भी इट्स फाइन, खींच दो तो भी इट्स ओके। तो मैंने लाइन इसलिए खींची, कभी कभी बुक्स में ऐसा खींच लेता है। तो ये जो मैंने फॉर्म अभी ड्रॉ किया ना, ये जो मैंने फॉर्म अभी ड्रॉ किया, ये है युगमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्म। एग्री? चलो अब हम लोग को क्या करना होता है बच्चे, हम लोग को ना इसकी ना रैंक निकालना होता है। एग्री? अब मैंने आपको ना रैंक निकालना पिछले क्लास में सिखाया था। मैंने आपको कहा था कि रैंक निकालने के लिए आपको ना कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम रोज को जीरो करना है। आपको प्रयास ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो रोज है ना वो जीरो हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो उसकी रैंक बन जाती है, अगर आपको याद आ चाहिए वाली बात है ना। तो देखो इसकी रैंक को जीरो करने के लिए मैं इसमें कुछ ऑपरेशंस लगा रहा हूँ, वो ऑपरेशंस आपको ख्याल करने हैं। जैसे मैंने किया R3 टेंड्स टू which is R3 minus R1 by 2। तो अगर मैंने इसको इस तरह से माइनस करवाया तब कैसा दिखाई देगा भैया, तब ये होने वाला है मेरे पास 0 4 3। इत्मीनान से देखते जाओ, मैं समय पर्पसली ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत डिटेल में सब कुछ बताना है, मैं बिल्कुल नहीं भगा रहा हूँ। तो ये होने वाला है मेरे पास which is 3, उसका हाफ करके माइनस करो तो हो जाएगा 0, और उसका हाफ करके माइनस करो तो हो जाएगा 3/2, लेकिन माइनस लगा के, और हाफ करके माइनस करूंगा तो हो जाएगा 1। देखो हो सकता है आपको पहली बार समझ में आ रही हो, मैंने ये वाला ऑपरेशन इसमें अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, चलो अब अगले वाले स्टेप में एक और बार मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूँ। मैं जैसे ही एक और ऑपरेशन लगाऊंगा तब ऑपरेशन क्या होगा वो देख लीजिए। R3 टेंड्स टू R3 minus 3/2 R2, मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगा, इस तरफ लिख रहा हूँ फाइनल में, तो ये कैसा दिखाई देगा, एकदम फाइनल स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो R1 तो कॉपी हो जाएगा, यहाँ से R1 कॉपी कर देता हूँ, तो 0 4 3 एंड दिस वन इज 8, ये भी कॉपी हो जाएगा, 2 0 -1, दिस वन इज 2। अब R3 में ये माइनस होगा, तो जैसे आप इसे माइनस करोगे तो आपको दिखाई देगा, मेरा ख्याल है कि 3/2 को मल्टीप्लाई करते तो 0 होने वाला है ना, ये तो 0 था ही, और 3/2 को माइनस करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और 3/2 करके माइनस करूंगा इसका मैं, तो 3 3 माइनस और माइनस से -2 आ जाएगा मेरा ख्याल। तो ये बन गया फाइनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, आप एक बार इत्मीनान से देख लीजिएगा। यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे एक जगह कम पड़ रही है, आराम से यहाँ पे लिख रहे हैं, फोकस करके देखते जाइए। तो मेरे को युगमेंटेड मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 4 3 which is 2 0 -1 0 0 0 and this is 8 2 -2। ठीक है, अब फाइनल स्टेप बता रहे हैं, देखो आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे ना, आप अगर थोड़ा सा अगर गौर करोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो फेस है, मतलब सिर्फ इतना देखना, लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये रेड कलर देखना, सिर्फ इतना जिसको मैंने भी रेड कलर में कवर किया, सिर्फ इतना वाला जो फेस है, ये है ए मैट्रिक्स। एग्री करते हो? अब ए मैट्रिक्स में ना आपको दिखाई देगा कि 2 रोज हैं जो नॉन जीरो है। ए मैट्रिक्स में 2 रोज हैं जो नॉन जीरो है, इसीलिए ए मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो होगा 2। ठीक है, और अगर आप युगमेंटेड के लिए देखोगे तो युगमेंटेड के लिए ग्रीन कलर में कवर करो, जरा एक बार देख लीजिएगा, पूरा का पूरा ये है युगमेंटेड, जो मैंने ग्रीन कलर किया, ये पूरा का पूरा है युगमेंटेड, जो मैंने ग्रीन कर दिया। आगे पकड़ में, तो ये जो युगमेंटेड है इसमें आपको ना देखो तीनों रो ही नॉन जीरो दिखाई दे रहे हैं, मतलब युगमेंटेड के लिए पूरा देखना होता है ना, पूरा। तो इतना तो जीरो है युगमेंटेड में, लेकिन ये तो -2 है, विच इज नॉन जीरो ना, तो युगमेंटेड में तीनों रो है जो नॉन जीरो है। आगे बार पकड़ में, युगमेंटेड में 3 रो है, तीनों ही नॉन जीरो है, तो इसलिए उसकी रैंक क्या हो गई 3। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ युगमेंटेड ए बी, मतलब कि मैट्रिक्स ए और युगमेंटेड की जो रैंक है वो इक्वल नहीं है, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, और क्योंकि इक्वल नहीं है तो आपको देखो थ्योरी से याद आ जाएगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे और नो सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है बच्चे, एकदम सही है अंकिता का, शाबाश। तो आपको हो सकता है कि सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन इसका राइट आंसर है। हर्ष को ओके, प्रियांशु ने हरी झंडी दे दी, हिमांशु का भी ओके है, दिनेश का भी ओके, प्रखर का भी ओके। मैंने समय लेकर इसलिए बताया ताकि आई वांट कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद तो मैं क्वेश्चन दूंगा, फटाफट सॉल्व करना ना। चलो शुरू में समय लगता है, इट्स फाइन, परेशान बिल्कुल मत हो। ऐसा बिल्कुल नहीं सर आपको इतना समय लग रहा है, हमको कितना समय लगेगा, तो मैं सॉल्व थोड़ी किया, मैं तो एक्सप्लेन किया ना, दोनों चीजों में फर्क होता है। आगे चल सकते हैं बच्चे लोग, आई होप आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा।
चलो आगे बढ़ रहा हूँ, चलो शाबाश, गुड। मैं कुछ और क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों के लिए स्क्रीन पर, आपको उसे एक बार सॉल्व करना है, ठीक है। वो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से आपको अपना पेन चलाना है। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट ये है बच्चे कि इसमें जो है, क्योंकि दोनों रैंक इक्वल नहीं आई, इसलिए मैं इसको नो सॉल्यूशन बोलूंगा या फिर इनकंसिस्टेंट बोलूंगा। रैंक इक्वल नहीं है इसीलिए, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, चलो इसमें आपको बताना है कि नो सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। बच्चों एक बार पेन चलाइए। नो सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अक्षत का एक आंसर आया, गौरव का आंसर आया, दिनेश का आंसर आया। बाकी बच्चे लोग, सारे बच्चे लोग आंसर दीजिए भाई, अब आपसे बन जाएगा। प्रियांशु का आंसर आया, लोकेश गुड, अनुकुल शाबाश, श्वेता डन, अभिषेक शाबाश, सैन डन, गौरव डन। प्रयाग डन, सुमिता डन, हर्ष शाबाश, सजन डन, अद्वैत डन, अभिनव गुड। मेरे को सारे बच्चों से आंसर चाहिए भाई। अभिषेक डन, मनीष डन, प्रिया गुड, अलग डन, गीतांजलि शाबाश, हर्ष डन। हर्ष तो हरी झंडी भी दे दिया सर। चलो आगे। मोना डन, आकांक्षा डन, अनिमेश डन, दिव्यानी डन, अंकित डन, आकाश डन, वकार डन, रश्मि हो गया, आकांक्षा डन, शकीना का भी हो गया। देखो इसमें क्या करना था आपको ना, सीधा अब ये वाली लाइन लिखनी होती है। आप सीधा यूगमेंटेड मैट्रिक्स ले लो और उसका जो है डायरेक्ट रैंक निकालो, ठीक है। तो आप ऐसे लिखते हैं 1 2 1 2 1 2 1 1 1 और ये हो जाएगा 6 6 एंड 5। ये नॉन होमोजेनियस आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ना, मैं सारे बच्चों को एक बार फिर से रिपीट करूँ, आपको अच्छे से सीखना है मुझसे। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, आप इसमें करते R1 और R2 को जोड़ के, हाँ देखो आप ये ऑपरेशन लगाते हैं, R3 टेंड्स टू 1/3 ऑफ, ऐसा लिख देता हूँ, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 1/3 ऑफ R1 प्लस R2, ये आप लगा दो। मतलब R1 और R2 को जोड़ दो, उसका 1/3 ले लो, R3 से माइनस कर दो। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपको यूगमेंटेड मैट्रिक्स कैसा दिखाई देगा, ये होने वाला है बेसिकली 1 2 1 2 1 2 एंड विच इज 0 0 0, दोनों को जोड़ दिए 12, 1/3 कर दिए तो आ जाएगा आपके पास 4, 5 minus 4 is 1, ये ऐसा दिखेगा। तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कि रैंक ऑफ यूगमेंटेड 3 नॉन जीरोज रो है, एग्री, तो आपको हो जाएगी 3, और रैंक ऑफ ए 2 नॉन जीरो रोज है विच इज 2, क्योंकि दोनों नॉट इक्वल टू है इसीलिए नो सॉल्यूशन इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आप सारे बच्चों क्लियर हो गया होगा। ये ऑपरेशन आपको लगाना चाहिए था, ये ऑपरेशन आपको लगाना, ठीक है। हाँ, कॉलम में ऑपरेशन नहीं लगाना है अजय, रैंक के लिए रो वाइज चला जाता है हमेशा, ठीक है। ये क्वेश्चन था बच्चे लोग गेट एग्जाम का, हालांकि पुराना क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, गेट 2003 का ये सवाल था। बच्चे नवेंद्र, आप चाहे जितने ही ऑपरेशन लगा लो सब ठीक है,
लेकिन मेक श्योर दैट कि आपको ना ज्यादा से ज्यादा रो को जीरो करना, आपका पर्पस ये होना चाहिए। आप चाहे जितने ही ऑपरेशन लगा दो, वैसे यूजुअली कोशिश ये करते हैं कि कम से कम ऑपरेशन में आंसर आ जाए, कोशिश ये करते हैं। चलिए अगला सवाल है आपके लिए। अभी ना हम लोग को ना इसी वाले सेक्शन पर ना बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, तो बने रहिएगा साथ में। चलो चलो फटाक से आंसर लाइए। हाँ शुभम, नहीं लगा सकते बच्चे, रो वाइज ही सॉल्व करना होता है। हाँ बच्चे, अंकित, ये रहा अंकित के लिए। अनुकूल का आंसर आ रहा है, बाकी बच्चे लोग, विकास का आंसर आ रहा है, वैभव का आंसर आ रहा है, दिनेश का आ रहा है। अनुकूल को चेक करना है ना, नहीं विकास को चेक करें, मेरा ख्याल है जिनका यूनिक सॉल्यूशन आया था ना उनको चेक करना है। बाकी बच्चों का जबरदस्त आंसर आ रहा है। तो चलो सारे बच्चों से आंसर चाहिए भाई, पेन चलाइए, आंसर मेंशन कीजिए, और क्या। हाँ प्रज्वल, रैंक नहीं बताना, बताना कि कौन सा सॉल्यूशन होगा। सौम्य का भी आ गया भाई, आकांक्षा का भी आ गया, हिमांशु का भी आ गया, दिनेश ने हरी झंडी दे दी है, मोना डन, प्रज्वल डन, सुनील डन, कौशल शाबाश, आदित्य डन, सृष्टि डन, प्रज्ञा डन, अंजलि डन, जबरदस्त, बढ़िया। मेरा ख्याल है सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, शाबाश, गुड। कुछ नहीं करना था इसमें, आपको बेसिकली सीधा मैट्रिक्स, यूगमेंटेड मैट्रिक्स ड्रॉ करना था। जैसे आप ये ड्रॉ करते कैसे दिखता है, 1 2 1 2 1 2 1 -1 1, और ये हो जाता है आपके पास 4 5 1। ठीक है, ऑपरेशंस आपको अप्लाई करें तो आपको सोचना होता है कि किस तरीके से आप मैक्सिमम रोज को जीरो कर सकते हो, आपको ये सोचना होता है ना। तो जैसे आप अप्लाई करते R3 टेंस 2, ठीक है, R3 टेंस 2, अगर मैंने इन दोनों को माइनस करा तब बन जाएगा R3 माइनस R1। ठीक है, तो कैसे दिखाई देगा, 1 2 1 2 1 2 0, माइनस कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3, माइनस लगा के बल्कि, और ये हो जाएगा मेरे पास 0, और जैसे माइनस हो जाएगा 4 5 1 एंड विच इज -3। ठीक है, आइडिया लगा। अब आप लगाना चाहो दूसरा ऑपरेशन, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, किसी और को भी 0 बना के उसे माइनस करना पड़ेगा ना। तो एक और बार ऑपरेशन लगा देता हूँ, R2 टेंस टू R1 R2 माइनस 2R1, तो इससे क्या होगा सर, इससे ये भी 0 हो जाएगा। आप जो भी ऑपरेशन सोच सकते हो, अगर किसी बच्चे ने कुछ और सोचा हो तो भी ठीक है, इसको कोई बात नहीं है। -3 0, उसका डबल करूंगा तो जाएगा 8 8 - 5 इज -3। ठीक है, गीतिका ने एक ऑपरेशन लिखा है, वो बिल्कुल कर सकते हैं अपन लोग। बस मेरा ये एंड पर आ गया तो मैं इसको फाइनल कर देता हूँ, है ना। और अब जैसे आप माइनस करोगे, अब R3 टेंस टू R3 माइनस R2, जैसे ऐसे माइनस करोगे तो फाइनल स्टेप ऐसा बन जाएगा, देखो 1 2 1 4 0 -3 0 -3, और जैसे इसको माइनस करूंगा तो ये 0 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको युगमेंटेड मैट्रिक्स फाइनल वाला ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से,
बच्चों लोग ने ना ऑपरेशंस लिखे हैं, आप एक बार देख लीजिए उसमें। हाँ बच्चे, बिल्कुल प्रज्वल। तो आप जैसे फाइनल स्टेप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको 2 नॉन जीरो रोज है, तो मैट्रिक्स ऑफ ए की रैंक हो जाएगी 2, और यहाँ भी 2 नॉन जीरो रोज है तो इसकी भी हो जाएगी 2। ठीक है, तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, दोनों की ही जो रैंक है वो इक्वल हो गई है। अब क्योंकि दोनों की रैंक इक्वल हो जाती है तो दो पॉसिबिलिटी होती है, क्या जो रैंक है वो नंबर वेरिएबल के इक्वल है, क्या जो रैंक है नंबर वेरिएबल से लेस है ना। तो मेरी जो रैंक है ना वो 2 है, एग्री। आर की जो वैल्यू है ना 2 है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है यहाँ पर एक्स वाई और जेड, मतलब 3 है। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला केस इसमें वैलिड होगा कि जो मेरी रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, क्योंकि रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, इसलिए इसका आंसर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। शाबाश आरुषि, ठीक है, ऐसे ये डिफाइन किया जाता है। मैंने बहुत ही डिटेल में बता दिया। ये मैंने 3 ऑपरेशन लिखे, थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, लेकिन कुछ बच्चों ने जो उसमें लिखा है कमेंट सेक्शन में, आप वैसे कर लीजिएगा, फटाक से हो जाएगा, है ना। प्रज्वल ने लिखा है, ईशान ने लिखा है, जितेश ने लिखा है, आप वैसे कर लीजिएगा, फटाक से हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाओ बच्चे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी ना गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके गेट एग्जाम का जो ईयर होगा विच इज 2012, ये गेट 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ये आपको ना इसलिए बताता हूँ ईयर वगैरह ताकि आपको अंदाजा लगे, देखो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे गेट एग्जाम में आते हैं और आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है वो पढ़ा दे रहे हैं बस हो गया, नहीं, जो गेट एग्जाम में आ रहा है वही पढ़ा रहे हैं और हमको उसी को ही क्लियर करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए बच्चों लोग, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना, और इस बार मेरे को सारे बच्चों से आंसर चाहिए। ये नहीं कि बैठे हैं एकदम इंतजार कर रहे हैं कि चल तू निकाल लेना मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं, सारे बच्चों लोग आंसर दो। सैन का डन, हर्ष का डन, शाबाश। हाँ बच्चे, फर्स्ट वाले जो इक्वेशन है -x+5y है, दिस इज -x। आकांक्षा, दिस इज -x। हाँ सॉल्व कीजिए। अंकित का हो गया, श्वेता का हो गया, अनुकूल का हो गया, लोकेश का हो गया, गौरव आंसर करना है भाई, दिनेश डन, राज डन, दीक्षा डन, अपूर्वा आंसर आना चाहिए, दुर्गेश डन, श्वेता डन, बढ़िया, समीर, सत्येंद्र डन, नवेंद्र डन, अलख डन, राज डन, विकास डन, श्रेया डन, शाबाश, शुभम, बढ़िया 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 बढ़िया। सारे बच्चों से आंसर लाओ भाई, सारे बच्चों से आंसर चाहिए, फटाफट सॉल्व करो। शाबाश, बढ़िया, सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। ऐसे आंसर देते रहा करो भाई, तो थोड़ा अच्छा लगता है। कोई बच्चे ने एक स्टेप में ऑपरेशन सोचा है क्या, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो तो। एक स्टेप वाला ना, नहीं तो 2-4 स्टेप वाला तो फिर मैं भी लगूंगा तो करने हो ही जाएगा। एक स्टेप वाला अगर किसी बच्चे ने सोचा है तो वो लिख दो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ उसको 2-4 स्टेप में। हाँ बच्चे, गीतांजलि, शाबाश। हाँ गुड। किसी बच्चे को ऑपरेशन बताना है या फिर मैं लिखूं? एक स्टेप नहीं आया क्या? अच्छा, यश ने लिखा है,
R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 माइनस 2R2। अपूर्वा ने आंसर किया 5 है। 5 क्या है? अच्छा 5 नहीं है, अच्छा ये यहाँ पर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 5 है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑपरेशन लगाना है बच्चे लोग, ये ऑपरेशन आपको लगाना है, ठीक है। जब ये ऑपरेशन लगाओगे, अलग अलग बच्चों का अलग अलग पॉइंट है, जो भी एक ऑपरेशन लगा लो मेरा ख्याल है, जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो उसके बाद आपको दिखाई देगा कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा रैंक ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। और उसके अलावा आपको दिखाई देगा कि जो वेरिएबल है आपके, यहाँ पर वेरिएबल देखो x और y दो यूज हो रहे हैं ना, तो वेरिएबल है आपके दो, तो n की वैल्यू भी कितनी है भाई 2, कंफर्टेबल। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि इक्वल हो गए इसलिए मैं इसमें बोल कर आ रहा हूँ यूनिक सॉल्यूशन। एग्री? ठीक है, इतना ही करना होता है, ज्यादा इसमें विशेष नहीं है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x1 minus x2 plus 3x3 is equal to 1. Which is 3x1 minus में 2x2 plus 5x3 is equal to 2. वजह यमन, उसमें z वेरिएबल किसी एक में भी अगर होता ना बच्चे, तो हम लोग z को कंसिडर करते हैं, लेकिन 3 इक्वेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि z को कंसिडर करना है। किसी भी एक में अगर z यूज हुआ होता, भले बाकी दो में नहीं यूज हुआ होता, तो हम लोग z को कंसिडर कर लेते। बच्चे लोग आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। शाबाश, बाकी बच्चे लोग आंसर कीजिए। सैन का आंसर आ गया भाई, गुड। सोहेल शाबाश। लोकेश डन। अभिषेक डन। सारे बच्चे लोग आंसर ले, सारे बच्चे लोग। शिवा शाबाश। अभिषेक डन। दुर्गेश डन। सुभाष, शुभम डन। अभिनव, रुचि, शुभम, हिमांशु शाबाश, अदिति डन, विशाल शाबाश, नैना डन, भूपेश डन, मुकेश, सौम्य भी शाबाश, राज, श्रेया, सारे बच्चे लोग। गीतांजलि डन, दिनेश डन। अरे लिख दो थोड़ा सा, क्या होता है, धवल की हरी झंडी आ गई भाई, अंकित की झंडी आ गई, निशिका डन। सौम्य कितने बार लिखे हुए तुम आंसर? प्रियांशु डन, अलग डन, प्रिया डन, आकाश डन। अनुभव आगे बढ़ जाए, कर लो मेंशन कर लो कमेंट सेक्शन में, कुछ नहीं होता। अच्छा वो कोई और है क्या बच्चे? ठीक है, अच्छा ठीक। अच्छा दोनों वर्मा भी है क्या? सौम्य वर्मा। यश डन, फाल्गुनी डन। अच्छा आप वर्मा, ठीक है। यूनिक हो बच्चे आप, ठीक। अपूर्वा डन। तो इसका जो राइट आंसर है ना बच्चे लोग, वो है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करना था इसमें, बिल्कुल वैसे ही आपको ना रैंक डिफाइन करना था, और आप देखते कि दोनों की रैंक 3 आएगी और वेरिएबल भी इसमें 3 है। एग्री? दोनों की रैंक 3 आने वाली है और उसमें वेरिएबल भी 3 है, तो r इज इक्वल टू n मिल गया, इसलिए मैं इसमें लेने वाला हूँ यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी बच्चे को ना अप्रोच चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं सॉल्व करके बता दूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है,
गेट एग्जाम बेसिकली 2005 का सवाल है, ओके। और कौन सी ब्रांच है ये? सीएस ब्रांच है, ठीक है। तो सीएस ब्रांच मैंने नोटिस किया तो हमेशा ना यूजुअली मतलब नॉन होमोजेनियस के ही क्वेश्चन आए हैं, तो आपको इस पर ही ज्यादा फोकस करना है। होमोजेनियस के भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मृणाल का पॉइंट है कि सर ऑपरेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। ये जो ऑपरेशन है ना, कभी कभी जो है मतलब अगर आपका दिमाग सही चल जाए तो एक ही लाइन में बन जाता है, और अगर दिमाग नहीं चले, एकदम कोई बात की फ्रस्ट्रेशन हो, तो फिर ऑपरेशन लग ही नहीं पाता है। तो ऑपरेशन का जो सॉल्यूशन है, मतलब कैसे सही तरह से ऑपरेशन हो, ये सिर्फ आपको दूर होगा प्रैक्टिस करने से। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम से कम ऑपरेशन में सही से सही जवाब निकाल लेंगे, ठीक है बच्चे लोग। तो मृणाल के लिए मेरा पॉइंट है कि बच्चों थ्रू द प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एकदम एक झटके से नहीं होता है, धीरे 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 चीजें अच्छी होने लगती है। एग्री? चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू में अगर मान लिया कोई बच्चा जो है, हम लोग क्योंकि कोशिश करते हैं कि यार एक ही लाइन में मेरा अप्रोच सॉल्व हो जाए, तो अगर शुरू में आपका एक ही लाइन पे अगर ऑपरेशन आप नहीं भी सोच पाए, थोड़ा समय लगा, तो परेशान मत होना। शुरू में लगता है, फिर धीरे धीरे आप उसमें अच्छे हो जाओगे। ये ना ए है, ठीक है, दिस इज ए। चलो पेन चलाइए। बना लोगे क्वेश्चन भी आप सारे बच्चे लोग? वकार, ये बच्चे चार मैंने ऑप्शन लिखे, इनमें से कुछ पसंद कर लो तो। मैक्सिमम बच्चों ने डी आंसर किया। सौम्य का भी डी आ गया, गीतांजलि का भी डी आ गया, सुरेश डी, नीलमणि डी, तुषार डी, महिमा डी, वैभव डन, अविका डन। लास्ट 30 सेकंड है आप बच्चों के पास, और सुपर डुएबल क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ऑपरेशन सोचने होते हैं, सिर्फ ऑपरेशन। और स्टार्टिंग में अगर मान लिया थोड़ा समय लगे तो भी चल जाएगा ना यार, कोई बात नहीं। आपने सोचा ये इम्पोर्टेंट था। डी डी डी, अंकित का भी डी आ रहा है। सौम्य चंद्राकर का भी डी है। आयुषी गुप्ता डी, हमारी डी, दिव्यांशी डी, राज डी। गौरव, डिटरमिनेंट तब देखते हैं जब बच्चे ये जीरो हो, तब डिटरमिनेंट देखेंगे ना, मतलब होमोजेनियस में। अभी तो अपन नॉन होमोजेनियस कर रहे हैं। श्रेयांश का डी आ रहा है क्या? और दूसरी बात यह है श्रेयांश के लिए कि
दरअसल ना आगे आने वाले सेक्शन में, अभी जैसे मैं क्वेश्चन में जैसे ए आपको निकलवा रहा हूँ ना, तो आने वाले सेक्शन में आप देखोगे कि आपको ना ये जब मेथड आएगा, हाँ श्रेयांश के लिए पॉइंट कन्वे कर रहा हूँ, आने वाले सेक्शन में आप देखोगे कि जब वो कुछ ऐसे टर्म लेंगे जिसमें आपको ना ये पर्टिकुलर मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मैं वो क्वेश्चन लेने वाला हूँ भी आगे चल के, आपको उसका भी अंदाजा लगेगा। तो मैं इसलिए ये भी चाहता कि ये वाला मेथड आपको आ जाए अच्छे से। ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती अभिषेक, फटाफट हो जाता है काम इसमें। चलो एक बार देख लेते हैं जल्दी। मेरे पास लिखा हुआ है कंटेंट में 112 एंड देयर इज 123 एंड देयर इज 14a। अच्छा इसका यूगमेंटेड बना लेते हैं अपन। एंड दिस वन इज 124। ठीक है। अब इसके लिए जैसे अब इसको आगे सॉल्व करने जाओगे तो आप इसको एक आध अगर ऑपरेशन अगर सोचो तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि R3 में से अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, और R3 में से अगर मैं इसको माइनस कर दिया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मैं इसमें करने वाला हूँ R3 टेंस टू R3 माइनस R1 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R1। ये दो ऑपरेशन में ना पैरेलल लगाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे अब इसमें पैरेलल लगाएंगे तो 1 1 2 which is 0, और इससे इसको मैंने माइनस कर दिया which is 1, एंड इससे माइनस हो जाएगा which is 1, and this one is again 0, this one is 3 and this one is a minus 2। ठीक, इस ये तो ऐसे ही रहेगा। R2 को माइनस करूंगा तो हो जाएगा 1 और इससे माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, मेरा ख्याल है सारे बच्चों ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैंने ये ऑपरेशंस में किस तरह से लगाया। और अगले वाले स्टेप पर इसको सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप जैसे ही R3 है और इसका 3 टाइम्स माइनस कर मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा R3 टेंस टू R3 माइनस 3R2। ठीक है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 1 1 2 1, और ये यहाँ पर होने वाला है 0 1 1 1, और ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई से 0, 3 टाइम्स में a माइनस 5। देखो यहाँ पर बच्चे दुर्गा 5 कैसे हो रहा है तुषार? 3 टाइम्स से माइनस किया ना मैंने ना, हाँ शायद डन, और फिर जैसे 3 से माइनस किया तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, यस ओके। अब इसे सुनते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको ना क्या चाहिए था भाई? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से उसको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन उसको मिलेगा, है ना? तो आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन सोचनी है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि युगमेंटेड और ए दोनों की रैंक इक्वल होनी चाहिए और आर बराबर एन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने ना ये a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया, अगर किसी बच्चे ने किया होगा, अगर a माइनस 5 अगर आपने 0 कर दिया तो उससे क्या होगा बच्चे? उससे युगमेंटेड और जो मैट्रिक्स ए है उन दोनों की रैंक हो जाएगी 2। अगर आपने a माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दिया तो यहाँ पर आपको 2 नॉन जीरो रोज दिखाई देंगे, तो दोनों की रैंक 2 हो जाएगी इन केस अगर आपने ये कर दिया तो। लेकिन इस वाले केस में जरा समझना कि वेरिएबल यहाँ पर 3 है, वेरिएबल 3 है और रैंक 2 लाओगे तो फिर वो लेसर देन हो जाएगा। लेसर देन तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन तो इक्वल टू भी रखना है। ठीक है, तो आपको रैंक को इक्वल करना था, एट द सेम टाइम उसको इक्वल टू भी करना था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जरा इत्मीनान से सुनते हैं। इसके लिए हम लोग इसे 0 नहीं होने देंगे। अगर आप इसे 0 होने नहीं दोगे तो इससे क्या होगा? ये 3 आपको नॉन जीरो रोज मिलेंगे। 3 नॉन जीरो रोज मिलने से क्या होगा? युगमेंटेड और मैट्रिक्स ए दोनों की रैंक आपको मिल जाएगी 3, और ये जो 3 है ये दरअसल नंबर ऑफ वेरिएबल के भी इक्वल हो जाएगा, तब ये यूनिक की कंडीशन को फुलफिल कर देगा। पॉइंट है समझ में? तो यूनिक की कंडीशन को कब फुलफिल करेगा? जब ये पर्टिकुलर टर्म 0 नहीं होगा। क्यों सर? अगर वो 0 नहीं हुआ तो मतलब रैंक दोनों की 3 3 हो जाएगी, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। एक्सेप्टेड? इसलिए इसका आंसर था a minus 5 is not equal to 0। इसका मतलब है a is not equal to 0, और a is not equal to 0 कहने का मतलब है कि a की वैल्यू कुछ भी हो बस 5 ना हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी था। तो इसका जो राइट आंसर है उसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्षितिज को एक बार फिर से बता देता हूँ। क्षितिज को एक बार फिर से समझा देते हैं। क्षितिज दरअसल इसमें क्या करना था बच्चे? मैंने ऑपरेशंस लगाए और मुझे ये वाला पैटर्न मिला। दिस इज द पैटर्न, ये वाला मुझे पैटर्न मिला। ठीक है,
अब इस पैटर्न में मेरे पास चॉइस है कि मैं इसे a-5 को 0 भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो 0 नहीं भी कर सकता हूँ। अगर 0 कर दोगे तो क्या होगा, उसके हिसाब को 2 नॉन जीरो रोज मिलेंगी। 2 नॉन जीरो रोज मिलने से वो रैंक हो जाएगी 2, लेकिन वेरिएबल कितने हैं 3। इसका मतलब जो रैंक है वो वेरिएबल से कम हो गई। एक्सेप्टेड। रैंक वेरिएबल से कम हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक और वेरिएबल दोनों इक्वल आने चाहिए। तो इक्वल कब आएंगे, जब मैं इस वाले पार्ट को 0 होने नहीं दूंगा। अगर 0 होने नहीं दिया तो रैंक हो जाएगी 3, क्योंकि फिर 3 नॉन जीरो रोज मिलेंगी। रैंक दोनों की 3 रहेगी और वेरिएबल भी 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक भी इक्वल हो गई और वेरिएबल भी इक्वल हो गए। इसी वजह से मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब कि कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी, व्हिच मींस a इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है क्षितिज? हाँ बच्चे, यमन a इज इक्वल टू 5 में इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन के साथ हमको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए था। क्षितिज को ओके? सारे बच्चों क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन था इनवर्स लेके बच्चे मैं अदिति समझ नहीं पाया कि आप किस तरह से करना चाहते हो। एक बार अगर मेरे को आपको ना वो पॉइंट पता चल जाए कि आप इनवर्स लेके किस तरह से करना चाहते हो, तो हो सकता है कि वैलिड भी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था सीएस का, गेट 2008 का सवाल था। चलो, सीएस में गेट 2008 पे आया हुआ क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैं आगे बढ़ने वाला हूँ अभी आप बच्चों के लिए। अगला वाला क्वेश्चन लेने लो, सारे बच्चों ने हरी झंडी दे दी। तो उससे क्या होगा दीदी, मतलब x इज इक्वल टू a इनवर्स b तक भी वैलिड है, लेकिन फिर आप उसका मल्टीप्लाई करोगे और फिर उससे क्या फाइंड आउट करोगे? मतलब आपको तो फॉर्म देखना होता है ना कि दोनों की रैंक इक्वल है कि नहीं, युगमेंटेड और मैट्रिक्स की। कर सकते हो a इनवर्स भी, लेकिन उससे मिलेगा क्या? होमोजेनियस की कंडीशन के लिए आपको दोनों की रैंक चाहिए ना, तो इनवर्स निकालने की तो जरूरत ही नहीं। ठीक बच्चे दीदी, तो चलो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना अभी। मैं ऑप्शंस लिखूंगा, आज जब तक सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देखो चलो, बच्चों का ए आ रहा है, श्वेता का ए, दिनेश ए, सारे बच्चों से बनने वाला क्वेश्चन है यार ये, एकदम बनने वाला सवाल, इसमें नहीं बनने जैसा कुछ भी नहीं।
लास्ट 30 सेकेंड। तो जब आप युगमेंटेड बनाओगे इसमें तो कैसे हो जाएगा 1 1 1 5 1 3 3 9 1 2 अल्फा बीटा। ठीक है। मैं कुछ ऑपरेशंस लिख रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने इसके अलावा कुछ सोचा होगा तो भी चल जाएगा। R3 tends to R3 minus R1, R2 tends to R2 minus R1, और फिर जो थर्ड ऑपरेशन आप लगाएंगे which is R3 tends to R3 minus half of R2। जब ये तीन ऑपरेशन आप लगा लेंगे तो आपको जो फाइनल मैट्रिक्स दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा which is 1 1 1, which is 0 2 2, which is 0 0 alpha minus 2, and it will be a 5 4 beta minus 7, बीटा माइनस 7 ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये ऐसा दिखाई देगा। तब आप एक अब वाली कंडीशन अप्लाई करना सिखा देते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है, तो इनफाइनाइट की आपको कंडीशन याद करनी होगी। इनफाइनाइट के लिए कंडीशन होती है कि दोनों की रैंक इक्वल होनी चाहिए और जो रैंक है वो ऑर्डर से लेस होना चाहिए, मतलब उसके वेरिएबल से। वेरिएबल कितने हैं, 3, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3। इसका मतलब ये है कि रैंक जो भी आए वो 3 से कम आए। एग्री, रैंक 3 से कम आएगी तो 2 आएगी या तो 1 आएगी। तो एक तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारा तो जीरो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन 2 पॉसिबल है, ये आपको 2 नॉन जीरो रोज मिल सकती हैं। 2 नॉन जीरो रोज कब मिलेंगी, जब ये वाली रो कंप्लीटली जीरो हो जाएगी। ये लो कंप्लीटली जीरो होने के लिए दोनों ही टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। जैसे ही आप दोनों को जीरो बनाओगे तो अल्फा बराबर 2 और आपको बीटा बराबर मिल जाएगा 7, जो कि एकदम राइट आंसर। ठीक है, ये ऑपरेशंस मैंने यहाँ पर लिख दिए, ये आपको इसमें अप्लाई करना है। ये वाला भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये गेट 2008 का सवाल है। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको ना इस वाले आइडिया पर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए और कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है सबका आइडिया लग जाए। ठीक है, तो मैं एक भी सेम क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ और एक भी ऐसा क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपके मतलब का ना। हर बार अलग क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ शिवम, मैं शो कर देता हूँ, बिल्कुल शो कर देते हैं विनायक। एक बार क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं प्रीवियस स्लाइड शो कर रहा हूँ। देख लो विनायक, शिवम, अनुकूल का एक आंसर आया भाई। इक्वेशन का राइट साइड, इक्वेशन का राइट साइड नहीं दिख रहा। प्रज्वल डन, शिवम डन, श्वेता डन, अंचल डन, श्रेया शाबाश, शिवम डन, दिनेश डन। लास्ट 30 सेकंड और एकदम बनेला क्वेश्चन। युगमेंटेड बनाओगे तो कैसे दिखेगा,
which is 1 1 1 1 2 3 1 4 k which is 3 4 6 ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं आपको, मैं कुछ ऑपरेशंस लिख देता हूँ which is R2 tends to R2 minus R1। ठीक है, फिर आप लगाते R3 tends to R3 minus R1, फिर आप लगाते R3 tends to R3 minus 3R2। बहुत इत्मीनान से जब ये ऑपरेशन लगाते हैं तब आपको मैट्रिक्स दिखाई देता कुछ इस तरीके का, which is 1 1 1 0 1 2 which is 0 0 k minus 7 and which is 3 1 and 0। ठीक है, ये आपको ऐसा दिखाई देता। अब देखो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है सर? जब दोनों की रैंक बराबर होगी और वेरिएबल रैंक के इक्वल होगा। अभी बात समझ में? ठीक, अगर आपने अच्छा उसने बोला विल नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है एक्सेप्टेड तब वो तो कुछ भी हो सकता था, वो इनफाइनाइट भी हो सकता था और वो नो सॉल्यूशन भी हो सकता था, कुछ भी आ सकता था, है। तो यहाँ पर जो है ये बराबर नहीं होकर वो लेसर देना। इट इज लेसर देन। ठीक है, तो जैसे ही आपने जो है ये k-7 को इक्वल टू 0 मारा, k-7 को 0 मारने से दो नॉन जीरो रोज मिलेंगी, मतलब उसकी रैंक हो जाएगी 2 और वेरिएबल है मेरे पास 3, तो उससे वो लेस हो गया। लेस हो गया इसका मतलब कि भाई विल नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, तब वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। वो कब नहीं देगा? जब k-7 इक्वल टू 0 का मतलब k की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 7 आनी चाहिए, तो k की वैल्यू 7 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने निकाला भी था, ये भी गेट का क्वेश्चन था, ये वाला गेट 2007 का था। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं अगले वाले सवाल की तरफ। सिर्फ आपको कंडीशन ही सोचनी है, ज्यादा कुछ विशेष नहीं करना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a? हाँ अनिकेत, नो सॉल्यूशन भी हो सकता था, लेकिन अगर आपने k-7 इक्वल टू 0 कर दिया तो उस वाले केस में दोनों की रैंक तो इक्वल हो गई ना, यूगमेंटेड की और मैट्रिक्स ए की। देखो अगर 0 नहीं करोगे तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, अगर 0 कर दोगे तब दोनों की रैंक बराबर हो जाएगी, और अगर दोनों की रैंक बराबर होगी तब नो सॉल्यूशन नहीं आएगा। पॉइंट है अनिकेत को समझ में? अगर नहीं किए तो वह यूनिक हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में यूनिक नहीं चाहिए तो करना पड़ेगा, और जैसे ही 0 करोगे तो रैंक तो इक्वल हो जाएगी ना, और रैंक इक्वल होगी तो नो सॉल्यूशन कैसे बनेगा? ठीक है, चलो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए system will have a solution तो चलो कोशिश कीजिए। नहीं बच्चे, जसलीन 7 के अलावा कुछ और इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये वाला पार्ट ही एग्जैक्टली बस 0 हो रहा है, तो k = 7 एग्जैक्ट आएगा।
k = 7 एग्जैक्ट आएगा उसमें। प्रियांशु का आंसर चेक करना है। शुभम डन, सैन डन, शैलेश डन, यश डन, हिमांशु डन, सौम्य डन, डन, दिनेश डन, फाल्गुनी डन, चितेश डन, रिया शाबाश, पकार गुड, अमन डन। बन रहा है बच्चों से, बन रहा है क्वेश्चन। सिर्फ बच्चों लोग अपने को ना ऑपरेशन सोचना है, सिर्फ ऑपरेशन, और कुछ सोचना ही नहीं, सिर्फ ऑपरेशन सोचो बस। शुरू में थोड़ा सा समय भी लग गया, 3-4 लाइन एक्स्ट्रा लगी, ठीक है ना, कम से कम बना तो। भूपेन डन, सौम्य डन, आकांक्षा डन, प्रज्वल शाबाश, मुकेश डन, स्तुति डन। स्तुति का पहली बार आंसर आया क्या अभी? तो ये जाएगा 2 3 0। मोना डन, जुई डन, 1 1 1 1 2 -1, अनूप डन, 4 4 A। ठीक है, ऑपरेशन आपको सोचना था। R2 tends to R2 minus half R1, R3 tends to R3 minus half R1, and R3 tends to R3 plus R2। ये आपको सोचना, ठीक है। हाँ, गीतांजलि ने एक ऑपरेशन लिख के दिया है, आप वो ऑपरेशन भी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, गीतांजलि ने एक ऑपरेशन लिखा है। तो आप जैसे इसको अप्लाई करते हैं तो आपको दिखाई देता, which is 2 3 0, this is 0। हाँ प्रियांशु शाबाश, -1/2 1 0 0 0। जस्टिन का भी आंसर आ रहा है 1, और यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन की कंडीशन को समझो। क्वेश्चन की कंडीशन में कह रहा है विल हैव अ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो आना चाहिए। नो सॉल्यूशन कब आता है बच्चे लोग? नो सॉल्यूशन तब आता है जब दोनों की रैंक इक्वल नहीं आती है। आगे बात पकड़ में, नो सॉल्यूशन तब आता है। अब दोनों की रैंक इक्वल कब नहीं आएगी? जब आपने ए को नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। अगर आपने ए को नॉट, साक्षी ने भी एक ऑपरेशन लिखा, बच्चे लोग देख लीजिएगा। अगर आपने ए को नॉट इक्वल टू 0 कर दिया तो इससे क्या होगा? अगर ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो उस वाले केस में मैट्रिक्स ऑफ ए की रैंक हो जाएगी 2, लेकिन युगमेंटेड की जो रैंक है वो हो जाएगी 3। युगमेंटेड की जो रैंक है वो हो जाएगी 3। पॉइंट है समझ? तो इसका मतलब दोनों की जो रैंक है वो इक्वल नहीं है। अगर दोनों की रैंक इक्वल नहीं हुई तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है भाई सॉल्यूशन तो आना चाहिए, एक्सेप्टेड। इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता, मतलब मैं ए को नॉट इक्वल टू 0 नहीं कर सकता। तो अगर आपने ए इक्वल टू 0 कर दिया तो उससे क्या होगा? अगर हमने ए इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब ये कि अगर आपने ये वाला पोर्शन भी 0 कर दिया तो उससे क्या होगा? दोनों की रैंक 2-2 हो जाएगी। ये बात अपन एग्री करते हैं? दोनों की रैंक हो जाएगी 2-2, और क्योंकि दोनों की रैंक अगर 2-2 हो गई तो इससे क्या होगा भाई? आर ऑफ ए युगमेंटेड बी और आर ऑफ ए दोनों की रैंक 2-2 हो जाने से ये होगा कि सॉल्यूशन तो आएगा। अब या तो इनफिनाइट आ सकता है या तो यूनिक आ सकता है,
लेकिन सॉल्यूशन तो आएगा पक्का, ये वाली बात तो तय हो गई। अब दूसरा वाला पॉइंट कन्वे करते हैं। अब इस वाले केस में आपको दिखाई दे रहा है कि r की वैल्यू है आपके पास 2, एक्सेप्टेड, और जो n की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 3। तो क्योंकि वो लेसर देन हो गया इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। भले ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन है लेकिन सॉल्यूशन तो आएगा ना। तो सॉल्यूशन सिर्फ कब आएगा, जब a की वैल्यू आप क्या सोचोगे, 0 सोचोगे, जो कि इसका राइट आंसर था। ये भी बच्चों लोग गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये गेट 2008 का सवाल था, दूसरी ब्रांच में आया था। ठीक है, हाँ विनायक, मतलब यूजुअली कोशिश यही करते हैं अपन लोग, यूजुअली यही कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। ये वाला और भी बढ़िया क्वेश्चन है और आई एम श्योर आप बच्चे लोग बना लेंगे। आदित्य क्वेश्चन लिख लो, मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ। अनुकुल बच्चे, थोड़ा सा पेन हैंग हो रही है, उसको माइंड मत करना। देखो बच्चे लोग,
बढ़िया, शाबाश। लास्ट 30 सेकेंड। बढ़िया। चलो एक बार सुन लेते हैं जल्दी से। जैसे आप इसका मैट्रिक्स बना देते हो कैसे दिखाई देता? थोड़ा सा पेन जो है हैंग हो रही है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। कैसे दिखाई देता? 1 1 1 which is 1। हाँ मुझे ये देखा सयानी। हाँ जो बन जाता है बच्चों समझ जाया करो दूसरे ब्रांच का, जब नहीं बनेगा ना तो सोचना आ गया सीएस का क्वेश्चन। हाँ विषय बच्चे नहीं बच्चे यश आपको एक ही सिलेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 6। तो मेरे से सच पूछोगे ना सयानी तो मेरे को भी मन से थोड़ा दुख होता है एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मतलब ये जाती है हमारी ब्रांच पे। मुकेश को फील होता है क्या? हाँ एसी का सवाल था, एसी का। तो जैसे आप ये ऑपरेशन है तो कैसे देखेगा 1 1 1 which is 1 4 6 which is 0 0 lambda minus 6 and this is 6 20 mu minus 20। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कंडीशन ये थी कि अपने को नो सॉल्यूशन चाहिए। हाँ विषय बच्चे अपना लेवल तो बहुत हाई है बच्चे, जिसका लोग मतलब एग्जामिनर जो इतना गलत फायदा उठाता है कि क्या बता। चलो हाँ आदित्य बच्चे कर ली गलती से, तभी थोड़ा ये इंजीनियरिंग मैथ पढ़ा पा रहा हूँ। तो देखते हैं उसमें ना क्वेश्चन में बोला था कि मेरे को नो सॉल्यूशन चाहिए, इसी बच्चे नो सॉल्यूशन चाहिए। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा कि दोनों की रैंक को इक्वल नहीं करना होगा, है ना। दोनों की रैंक को इक्वल नहीं करना है, इसका मतलब क्या है कि एक का रैंक आप 2 ले आओ और दूसरे का रैंक आप 3 ले आओ, है ना। एक का रैंक आप 2 कैसे ला सकते हो? जब लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाए, इसी अभिषेक, है ना। और उसकी रैंक आप हाँ बच्चे 80 तो आप इसकी रैंक आप 3 कैसे ला सकते हो? जब आप म्यू माइनस 20 को नॉट इक्वल टू 0 ले आओ, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन पर सॉल्व हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हाँ बिल्कुल इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है चलो यहाँ तक कंफर्टेबल है हम लोग सारे बच्चे लोग? ओके चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसका मैंने यहाँ से पैटर्न बदल दूंगा, ये फाइनल टच ले रहा हूँ एकदम लास्ट वाला। हाँ अभिषेक बिल्कुल लास्ट वाला। अदिति ने बैक स्लाइड के लिए कहा था ना, ये अदिति के लिए बैक स्लाइड। देख लो अदिति फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। दुर्गा ने पूछा है कि बी क्यों नहीं होगा, एक बार उसके लिए आंसर कर देते हैं। हाँ अदिति का हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ मैं सुमिता के लिए बिल्कुल बता देता हूँ कि बी क्यों नहीं होगा। देखो मुझे सुमिता थोड़ा सा पेन हैंग हो रही है, परेशान मत होना, मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे काम करने। हाँ मुझे लोग सुनते हैं। देखो क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि उसको ना नो सॉल्यूशन चाहिए। गीतिका के लिए आंसर करने वाला हूँ। अच्छा तुमने नहीं कहा था। सुन लेते हैं इसे कि बी क्यों नहीं होगा। अच्छा दुर्गा को पता चल गया क्या? बी इसलिए नहीं होगा बच्चों, उसने बोला नो सॉल्यूशन चाहिए। नो सॉल्यूशन आप सोचो ना कब होता है? नो सॉल्यूशन होता है जब दोनों की रैंक इक्वल नहीं हो, ठीक है ना। दोनों की रैंक इक्वल नहीं होनी चाहिए, एग्री। तो अगर आपने लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू अगर आपने 0 कर दिया, पॉइंट है समझ में, तो उस वाले केस में इसकी ये दोनों रोज आपको नॉन जीरो मिलेगी, मतलब कि इसकी रैंक हो जाएगी 2।
अगर आपने ये तीनों को मतलब इसको अगर नॉन जीरो किया, मतलब इसको नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये तीनों की रैंक आ जाएगी आपके पास 3, तो ये नॉट इक्वल टू आ गया। लेकिन अगर आपने ये वाला काम कर लिया, कौन सा वाला, म्यू इज इक्वल टू 20 कर दिया, तो आपको उससे क्या होगा, ये दोनों जीरो मिल जाएगा। और लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -6 किया, तो इस वाली बात को समझो ना बच्चे, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इन बच्चों का पॉइंट था कि सर जो है बी क्यों नहीं होगा, तो अगर आपने लैम्डा -6 को नॉट इक्वल टू जीरो किया, तो ये जो -6 नॉट इक्वल टू जीरो है, इतना तो ए के लिए होगा, लेकिन फिर इतना पूरा भी तो युगमेंटेड के लिए होगा ना। तो युगमेंटेड के केस में ये पूरा देखना होता है, ये पूरा पॉइंट है समझ में। तो जब ये पूरा देखोगे तो ऑप्शन अगर आपने बी पिक किया होगा तो ये तो आपको जीरो दिखाई देगा, लेकिन फिर ये नॉन जीरो दिखाई देगा, ये नॉन जीरो दिखाई देगा, मतलब उसकी रैंक वापस से 3 ही बनी रहेगी। पॉइंट है समझ में। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी ले लिया तो उस वक्त क्या होगा कि ये नॉन जीरो बना रहेगा, जिसकी वजह से युगमेंटेड की रैंक भी 3 ही बनी रहेगी और मैट्रिक्स की रैंक भी 3 ही बनी रहेगी, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों इक्वल हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन फिर कैसे होगा, इस वाले केस में दोनों की रैंक 3 हो जाएगी, तो वो नो सॉल्यूशन का केस नहीं होता है। ये लिए बताइए बच्चों को समझ में कंफर्टेबल है। अब आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है चलो शाबाश। चलिए अब आपके लिए अगला सवाल यहाँ पे लिख रहा हूं। अगला वाला क्वेश्चन है, कंसिडर द सिस्टम बस चलो बस एक सेकंड, थोड़ा पेन हैंग हो रही है, बस एक सेकंड। ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -1, x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 1, माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z इज इक्वल टू k। ठीक है, फिर वो कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k system has infinite माने कि many solution, infinite बिल्कुल गौरव एकदम सही बात है, एग्री। और मेरे को इस क्वेश्चन में सारे बच्चों से आंसर मैं सॉल्यूशन नहीं देने वाला। शाबाश अनुकुल, अनुकुल तुम फोड़ देते हो, मजा आ जाता है। यस डन, प्रियांशु शाबाश, विवेक डन, सैन डन, जसलीन लाओ भाई आंसर, नीलमणि डन, कृति डन, विशाल डन, आलेख डन, श्वेता डन, शिवम डन, रिया डन, शिवा शाबाश, पेश गुड, सौम्या और सौम्या, चंद्राकर और वर्मा लाओ भाई आंसर, समीर डन, प्रीति डन, श्वेता डन, अपूर्वा लाइए जी, दुर्गा डन, अभिषेक विशाल शाबाश, अंकिता गुड, सौम्या का आ गया है, सौम्य का भी आ गया है, शाबाश भी। अरे इसमें नहीं आने वाला है सॉल्यूशन, लाइए आंसर खुद से, हो गया बेकार क्वेश्चन बनाइए। आंसर है इसका, वैसे थोड़ा सा जैसे बराबर नहीं चलता है ना, तो थोड़ा पेन पेन मेरे को परेशान करता है ऐसे, अब मत लेना उसको। स्तुति गुड, बहुत देर बाद आपका आंसर आया, 2 क्वेश्चन में आंसर मिला स्तुति का। जितेश ये क्या लिखा है तूने, -2 डांटेंगे तुमको। अश्विन 2 धन, पकार डन, जितेश 2 धन, पकार शाबाश, निशी डन। मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? फाइनल क्वेश्चन, फाइनल आपसे आने ने हरी झंडी दे दी। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है 2 1 -4 which is 4 3
minus 12, which is 1, 2, minus 8. X, Y, Z is equals to अल्फा 5। हाँ मृणाल, मैं बिल्कुल शो करता हूँ सर, ये क्वेश्चन लिख लेते मृणाल, फिर शो करता हूँ। आयुषी, शाबाश, डन। अनुकूल, कहाँ हो तुम? श्रेया डन। सौम्य, सौम्या कहाँ भाई? रिया डन, अनुभव डन, दिनेश शाबाश, सुमिता डन, विक्की डन, राशि डन, राशि भाभी का भी हो गया, रुचि डन, अलग डन, शाल डन। हाँ मृणाल के लिए लास्ट बिल्कुल आपके सामने। अथर्व डन, अद्वैत डन, शिवम शाबाश, भूपेंद्र डन, अभिषेक डन, समीर डन, संजीव दो भाई का आंसर। अरुषि ये प्रीवियस स्लाइड ही मैंने दिखाई है आपको, और प्रीवियस करूं क्या? सैम्बुली डन, शिवम डन, ये देखो, और प्रीवियस फाल्गुनी डन। चलो मैं स्टार्टिंग से एक बार पूरी स्लाइड दिखा रहा हूँ, जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना अभी ले लीजिए। स्तुति शाबाश, गीतांजलि डन, ठीक है ऋषि बच्चे। हाँ संजीव शाबाश, अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो अभी ले लीजिए। हाँ मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, एकदम से यानी शुरू से दिखा रहा हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शाबाश वकार, गुड, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बच्चे लोग। मैंने ना अभी आपको सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन पूरा कन्वे कर दिया है, बस इतना ही है सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन में कंटेंट। अभी इसमें दो टॉपिक और बचे अपना, किसमें? मैट्रिक्सेस में। एक तो अपना बचा हुआ है क्ले हैमिल्टन, जो किसी बच्चे ने लास्ट टाइम पूछा था, और दूसरा बच्चा अपना एलयू डिकम्पोजिशन, वो भी किसी बच्चे ने फर्स्ट वाली क्लास में कहा था। तो वो दोनों ही जो है मैं आने वाली क्लास में वो कवर करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप मुझे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने थोड़ा सा समय लेकर पर्पसली पढ़ा रहा हूँ ना, रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें भाई। मैथ्स को सीखने का एक ही तरीका होता है, विच इज प्रैक्टिस। सिर्फ क्वेश्चन में लिख दूं, मैं ही सॉल्व कर दूं और कह दूं कि आप लोग बाकी कर लीजिएगा, तो मेरे को थोड़ा मक्कारी टाइप की फीलिंग आती है, और मैं चाहता नहीं कि मतलब अपने काम से हम मक्कारी करें। इसी चीज के लिए 2 घंटे मिलते हैं कि हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस करें। तो वैरायटी वाले सारे क्वेश्चन आपको इसी वाले सेशन में करवा दूंगा मैं। मतलब मैं आई एम सेइंग कि अपनी कॉपी में अच्छे से कंटेंट बस नोट करो, फिर ज्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी। और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मेंटेन करवाता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब देखोगे तो पहले मैंने होमोजेनियस बताया, उसके बाद मैंने नॉन होमोजेनियस बताया। पिछली क्लास में पहले रैंक बताया था, फिर आज सिस्टम बताया। पहले सिस्टम बताया था, बाद में रैंक बताया, तो कुछ समझ ही नहीं आता ना। तो ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी ख्याल रखते हैं। तो इत्मीनान से एकदम सेशन में बने रहा, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ अब बच्चों का मैथ्स एकदम बढ़िया हो जाए, ठीक है। आकांक्षा, एक बार इस वाले टॉपिक पर आप सिद्धार्थ सर से बात करा ना बच्चे। दरअसल टाइम टेबल और रिकॉर्डिंग दोनों सर अपने एंड पे देख रहे हैं, तो आप एक बार सर से बात करना। अ, जैसे ही मतलब सर अगर मुझे कहते हैं तो आई विल मेक इट, ठीक है। मैं दोनों ही चीज में ओके हूँ, मैं पहले भी कर सकता हूँ
और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, एक बार सर से एक बार डिस्कस कीजिएगा, ठीक है बच्चे। हाँ पल्लवी, मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। हाँ वैभव को स्लाइड 1 बिल्कुल दिखा देते हैं। पल्लवी आप 2 3 देख लेना, सोमेश आप 4 5 6 देख लेना। हाँ प्रखर मैं बिल्कुल करवाऊंगा, मुझे बिल्कुल करवाएंगे प्रखर को। ये वैभव के लिए हो गया, आकांक्षा, ये संजीव के लिए हो गया, पल्लवी के लिए हो गया, गीतांजलि के लिए लास्ट टाइम पर पहुंच रहा हूँ बच्चे में। लोकेश बिल्कुल बच्चे, मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल से अनुच शिवम, बिल्कुल ख्याल रखिएगा। आकांक्षा पहुंच रहा हूँ मैं वहां तक। ये है 3rd स्लाइड अंकित, दिस इज 3rd स्लाइड। बिल्कुल यार वकार, मुलाकात करेंगे। आयुषी बिल्कुल बच्चे, सृष्टि बिल्कुल, दिनेश बढ़िया, लक बिल्कुल मुलाकात होगी। प्रियांशु ख्याल रखो बच्चे अपना। सजल रो इंटरचेंज नहीं होती है, रो में ऑपरेशन लगते हैं, चाहो तो कर सकते हो, -1 का फर्क आ जाता है। हाँ प्रज्वल पहुंच रहा हूँ तक, यमन बिल्कुल मुलाकात होगी, श्वेता पहुंच रहा वहां तक, दरवेश पहुंच रहे, अभिषेक पहुंच जाऊंगा मैं लास्ट स्लाइड तक, देखो 8th में आ गया। सहन बिल्कुल बच्चे, अभिषेक बिल्कुल मुलाकात होगी, प्रेरणा मिलेंगे, गीतिका बिल्कुल, संजीव 2nd लास्ट पहुंच रहा हूँ संजीव में। जय मैंने अभी भी वही आकांक्षा ने पूछा तो बताया था एक बार। हाँ आदित्य बिल्कुल मुलाकात होगी। आप एक बार इस वाले टॉपिक पर सर से बात कीजिएगा ना बच्चे, क्योंकि वो दोनों जो है सर दिख रहे हैं टाइम टेबल में और रिकॉर्डिंग भी अपने एंड से, तो उस वाले टॉपिक पर एक बार किशन सर से बात करना, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, श्वेता मुलाकात होगी, प्रियांशी बिल्कुल, राधिका बिल्कुल मिलेंगे, मयूर लास्ट क्वेश्चन का स्टेप, हाँ वो भी लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन में मयूर खुद से मत सोचना, पूरा मेरे से लिखवा लेना। रिया बिल्कुल मुलाकात होगी भाई, ख्याल रखो अपना। ऋषभ बिल्कुल मिलेंगे भाई। ये 2nd लास्ट स्लाइड आ गई है संजीव। मयूर के लिए इसका मैं स्टेप लिख देता हूँ। आपको इसमें ऑपरेशन जो लगाने हैं, विच इज R2 माइनस 2R1 टेंस टू R2 और R3। विनायक, ये मैंने जब डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाया था तो उसमें ना प्रॉपर्टीज में लिखवाया है, विनायक प्रॉपर्टीज में लिखवाया कि अपन क्या करते हैं, हर्ष को भी बता देता हूँ मैं। वो मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया विनायक, आप उसमें देखिएगा, आपके क्वेश्चन जब प्रॉपर्टी मिल जाएगा। बिल्कुल श्रेया ख्याल रखो अपना, अभिषेक बिल्कुल मिलेंगे। लैम्डा और म्यू वाले क्वेश्चन में हर्ष बच्चे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पूरे का मतलब कि सिर्फ लास्ट वाले का नहीं, पूरे का युगमेंटेड में रैंक देखना होता है। तो जब पूरे का रैंक देखोगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा। हाँ ये लास्ट स्लाइड है अभिषेक। विनायक, दरअसल मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगते हैं जो ऑपरेशन डिटरमिनेंट में लगते हैं, तो ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में सेम है। मुकेश नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। इसका आंसर है विच इज ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 1। जसलीन मुलाकात होगी। दुर्गा का डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? कोई बात नहीं दुर्गा, मैं ऐसे ही बस टाइम पास कर रहा था, बच्चे से मस्ती कर रहा था, जाने दो, कुछ नहीं होता, बोला कंटेंट पेपर में नहीं आएगा। फाल्गुनी मुलाकात होगी, गीतांजलि ख्याल रखो अपना। हर्ष बिल्कुल यार मुलाकात करेंगे। सुष्मिता बिल्कुल मुलाकात होगी। दीपक ख्याल रखो भाई अपना।
तो बच्चे लोग सेशन क्लोज कर दे, कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? ठीक है बच्चे लोग, ख्याल रखिएगा अपना, जल्दी मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। हाँ मैं वो भी लूंगा आदित्य।